तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से मनी और बैंकिंग के थर्ड लेक्चर के बारे में। फर्स्ट टू लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उन टॉपिक्स में से जो फर्स्ट टू लेक्चर में हमने कवर किए आपको कोई दिक्कत है, वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मनी सप्लाई को कंटिन्यू करेंगे और कुछ देखेंगे ऐसे टॉपिक्स जो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकते, लेकिन 1 मार्क्स के लिए इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ टॉपिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सप्लाई ऑफ मनी के बारे में डिस्कस किया था। मनी सप्लाई कौन करता है, मनी सप्लाई में हम क्या क्या काउंट करते हैं और क्या चीज़ें काउंट नहीं होती, मनी सप्लाई के कितने सारे मेथड्स हमारे पास हैं, उन सभी मेथड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या कंपोनेंट्स मनी सप्लाई में काउंट किए जाते हैं और क्या क्या नहीं किए जाते हैं, ये हम ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। एक बार ये ओवरव्यू है आपके सामने, आप एक बार देख सकते हैं। मनी सप्लाई को काउंट करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। तो ये हमारे पास वो 4 मेथड्स हैं जिनको हम M1, M2, M3 एंड M4 कहते हैं। इसमें से फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है M1। M1 मेथड के अकॉर्डिंग करेंसी जो पब्लिक के पास होती है, डिमांड डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स जो बैंक के पास होते हैं, इसमें बैंक्स के रिजर्व्स काउंट नहीं किए जाते, और अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्री, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट रहता है। और M1 ही आपका मेन मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। सेकेंड हमारे पास आता है M2 मेजर। M2 मेजर के अकॉर्डिंग वन केस में सारे कंपोनेंट्स काउंट किए जाते हैं, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस में भी कुछ पैसा डिपॉजिट रहता है, तो वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। इसके बाद M3 मेजर के अकॉर्डिंग M1 के सारे कंपोनेंट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स, यानी डिमांड डिपॉजिट जो हम काउंट कर चुके हैं वो नहीं, फिक्स डिपॉजिट्स जो हम पहले काउंट नहीं कर रहे थे वो इसमें काउंट होते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट कह लीजिए, टाइम डिपॉजिट कह लीजिए, या फिर डिपॉजिट्स कह लीजिए जो बैंक के पास फिक्स्ड रहते हैं, जिनको हम विड्रॉ नहीं करवा सकते टाइम से पहले, तो वो भी इसमें काउंट किए जाते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है M4 मेजर। M4 मेजर के अकॉर्डिंग M3 के सारे कंपोनेंट्स, M3 के यानी M1 भी आया, टाइम डिपॉजिट भी आया, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उनका टोटल पैसा भी इसमें काउंट किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई। यानी मार्केट में मनी की सप्लाई जो है वो कई बार ज्यादा होती है, कई बार कम होती है। तो ये फ्लक्चुएट क्यों करती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर्स हैं वो हमारे पास ये हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल बैंक। अब आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी को इशू करता है, यही अकेली एक इशूइंग अथॉरिटी होती है, इशूइंग अथॉरिटी। तो क्योंकि सेंट्रल बैंक ही हर कंट्री का इशूइंग अथॉरिटी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मनी की सप्लाई वेरी करती है। ज़्यादा करेंसी प्रिंट की है और ज़्यादा वो मार्केट में पहुंचेगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा। अगर कम करेंसी प्रिंट की है तो मार्केट में पैसा भी कम पहुंचेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सेकेंड हमारे पास आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होते हैं। जैसे बैकबोन के बिना कोई पर्सन चल नहीं सकता, वैसे ही इकोनॉमी बिना कमर्शियल बैंक के नहीं चल सकती। तो कमर्शियल बैंक जो है वो एक तरह से बैकबोन का काम करते हैं। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की गई करेंसी को मार्केट में रोटेट करने का काम करते हैं।
आपको पता होगा नोटबंदी के दौरान, डिमोनेटाइजेशन के दौरान भी जो मार्केट में पैसा है वो गवर्नमेंट के कहने पर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक के थ्रू मार्केट में पहुंचाया था। लाइनें लगी थी लंबी लंबी, याद है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो एक मेन सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है ये, जो करेंसी को कभी भी बैन कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास तो ये राइट होता ही है, इसके कारण भी करेंसी की फ्लक्चुएशन आती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, सेंट्रल बैंक के कहने पर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के थ्रू, तो ये तीन तो मेन फैक्टर्स हो गए ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। ये हमारे तीन मेन फैक्टर हो गए जो मनी की सप्लाई को फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज करते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। बैंकिंग हैबिट्स का मतलब है कि पर्सन्स की हैबिट कैसी है, कि वो सेविंग्स ज्यादा करते हैं या फिर वो विड्रॉ ज्यादा करते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी मनी की सप्लाई अफेक्ट होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग कई बार हम बैंक में जमा कराया गया पैसा इन एफडी नहीं काउंट करते। नॉर्मल पैसा अगर जमा कराया हो तो वो हम काउंट करते हैं। तो बैंकिंग हैबिट्स कैसी हैं, अगर तो लोग सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा घर में ज़्यादा रख रहे हैं, बैंक में जमा नहीं करा रहे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर लोग पैसा बैंक में सेव कर रहे हैं तो मनी की सप्लाई के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक क्या करते हैं, उन सेविंग्स को आगे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन के रूप में दे देते हैं। अगर जो पर्सन है वो विड्रॉ ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो कंज्यूम करने का मतलब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ सकती है। हाँ, अगर विड्रॉ करवाने के बाद वो घर पे रख रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो फिर मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो लोगों की हैबिट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी मनी सप्लाई अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब है कि कितनी स्पीड से, वेलोसिटी का मतलब तो स्पीड होता है ना साइंस के अकॉर्डिंग, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी, तो स्पीड ऑफ सर्कुलेशन यानी कितनी जल्दी मार्केट में पैसा रोटेट करता है। जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतनी ही ज्यादा मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम, देन कंजम्पशन, ये तीन फेज होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। सबसे पहले फेज आता है आपका सबसे पहले फेज आपका आता है प्रोडक्शन, यानी मार्केट में सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है। जिन फैक्टर्स ने प्रोडक्शन करने में हेल्प की उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जनरेशन ऑफ इनकम। और जब इनकम जनरेट हो जाती है तो फिर उस इनकम से हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंजम्पशन करते हैं। और कंजम्पशन किन के ऊपर करते हैं, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाई होती है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन चलता है। इसकी स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी प्रोडक्शन होती है, जितनी जल्दी इनकम जनरेट होती है, जितनी जल्दी कंजम्पशन होगी, उतनी ही ज़्यादा मार्केट में मनी की सप्लाई होगी। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में, कितनी वॉल्यूम में ट्रेडिंग की जाती है, अमाउंट कितनी इन्वॉल्व होती है, कितनी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में ट्रेड की जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग है लेकिन कम है तो सर्कुलर फ्लो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और मनी की सप्लाई भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज़्यादा होगा, बाइंग और सेलिंग ज़्यादा होगी, तो मार्केट में मनी की सप्लाई बरकरार रहेगी, इवन बढ़ती रहेगी। लास्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि हम अपने बैंक्स में कितना पैसा डिपॉजिट कराते हैं, बैंक डिपॉजिट। और क्योंकि यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स की बात की गई है तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की बात हो रही है, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही। अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, कितना पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैरो अप्रोच, ब्रॉड अप्रोच, नॉर्मल मनी वर्सेस हाई पावर्ड मनी। इसके ऊपर बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो व्हाट इज नैरो अप्रोच
एंड व्हाट इज ब्रॉड अप्रोच। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि मनी की सप्लाई को काउंट करने के टोटल हमारे पास 4 मेथड हैं, M1, M2, M3 एंड M4। इसमें से जो M1 मेजर है ना, इसको हम मोस्ट लिक्विड मेथड भी कहते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। मोस्ट लिक्विड मेथड ऑफ मनी सप्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि M1 में हम वो कंपोनेंट्स ऐड करते हैं जो ऑलमोस्ट ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, तो हाई लिक्विड है ही। ऑन द अदर हैंड M4 में हम वो सारे कंपोनेंट्स काउंट करते हैं जो लीस्ट लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड, क्योंकि इसमें वो कंपोनेंट्स आते हैं जिनको कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब अगर हम M1 और M4 को देखें तो M1 मोस्ट लिक्विड, हाईली लिक्विड, M4 लीस्ट लिक्विड, लोएस्ट लिक्विड। इसी तरह जब हम M1 और M2 की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ M1 और M2 की बात करते हैं, तो ये हमारा नैरो अप्रोच है, क्योंकि इसमें आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े कंपोनेंट्स, ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, कम कंपोनेंट्स हम इसमें काउंट करते हैं और ये लिक्विड भी है। दैट इज वाई M1 और M2 को हम नैरो अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इसमें काउंट होने वाले कंपोनेंट्स कम हैं, मनी सप्लाई में काउंट होने वाले कंपोनेंट्स कम हैं। ऑन द अदर हैंड ब्रॉड अप्रोच ऑफ अ मनी, M3 और M4 को क्लब करके जो हमारे पास मनी सप्लाई आती है, उसको हम ब्रॉड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई कहते हैं, क्योंकि इसमें आने वाले कंपोनेंट्स एक तो ज़्यादा लिक्विड नहीं है, दूसरा ये थोड़े ज़्यादा कंपोनेंट्स काउंट करता है। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी आते हैं, बैंक डिपॉजिट्स भी आते हैं, अदर डिपॉजिट्स भी आते हैं, तो दैट इज वाई ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड्स M3 एंड M4। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, नैरो अप्रोच, ब्रॉड अप्रोच, मोस्ट लिक्विड, लीस्ट लिक्विड, तो ये आपको जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी एंड हाई पावर्ड मनी। अब देखो, जब हम नॉर्मल मनी की बात करते हैं, मनी इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। यानी क्योंकि आपके सिलेबस में M1 ही है, तो M1 के अकॉर्डिंग मनी का मतलब है जो पैसा पब्लिक के पास है, इन हैंड है, कैश की फॉर्म में है, और दूसरा जो पैसा उन्होंने अपने बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट करवाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ओनली, वो हम यहाँ पर काउंट करते हैं। अब ये हाई पावर मनी क्या है, ध्यान से देखो। हाई पावर मनी इंक्लूड्स करेंसी एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स। आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना होता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और हर बैंक को अपनी कैश डिपॉजिट का कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, सेल्फ, जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। तो हाई पावर मनी का मतलब है वो पैसा जिसमें करेंसी तो आती है, इंक्लूड्स करेंसी एंड कैश रिजर्व्स विद आरबीआई। ध्यान से देखो क्या लिखा है, हाई पावर मनी इज द सम ऑफ, विजिबल नहीं है, हाँ, इज द सम ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व्स एंड करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। यानी जब हम मनी की बात करते हैं तो उसमें करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, लेकिन जब हम हाई पावर मनी की बात करते हैं, नॉर्मल मनी नहीं, हाई पावर मनी, तो इसमें नॉर्मल करेंसी जो पब्लिक के पास है वो तो आती ही आती है, कमर्शियल बैंक के पास जो बैंक रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स जिसको मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता, रिजर्व्स वो भी काउंट होते हैं, हाई पावर मनी उसको कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स पे पूछी गई, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर मनी। तो मनी includes currency with the public and demand deposits. High power money includes currency with the public and reserves by the commercial bank. वो reserves किसके साथ होंगे, आरबीआई के साथ भी हो सकते हैं, सेल्फ के साथ भी हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक देखते हैं, हु सप्लाइज मनी। मार्केट में मनी की सप्लाई करता कौन है? सिंपल, अभी आपको डिमोनेटाइजेशन की एग्जांपल दी थी, उसमें गवर्नमेंट के बिहाफ पर, गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई ने करेंसी प्रिंट की
और कमर्शियल बैंक के थ्रू वो मार्केट में सप्लाई की। तो हु आर द मेन सप्लायर ऑफ द करेंसी इन एनी कंट्री? फर्स्ट गवर्नमेंट, क्योंकि ऑथोराइजेशन वही देता है। फिर ऑथोराइजेशन किसको दी जाती है? एक रिस्पेक्टेड बॉडी को, ऑथोराइज्ड बॉडी को, जो कि आरबीआई है इंडिया में। हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, उसकी गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी देती है। और अथॉरिटी देने के बाद मेन वर्क किसका होता है? कमर्शियल बैंक्स का, जो मार्केट में मनी के सप्लाई को मेंटेन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी फ्लक्चुएट करते हैं। तो हु आर द मेन सप्लायर ऑफ मनी? गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इन इंडिया, इट इज आरबीआई। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक मेन सप्लायर है। आरबीआई इशू करेंसी ऑन बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है आपको ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज होनी चाहिए कि जब करेंसी इशू की जाती है तो उन्हीं करेंसी की सेम वैल्यू का कुछ मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन किया जाता है। क्या होता है इस सिस्टम में? अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व्स ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। कम से कम आरबीआई के पास 200 करोड़ का गोल्ड और फॉरेन रिजर्व्स होना चाहिए। हालांकि करेंसी ज्यादा की इशू की जाती है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम रिजर्व। ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़। 115 करोड़ इसमें से क्या होना चाहिए? गोल्ड। बाकी 85 करोड़ आपकी क्या हो सकती हैं? फॉरेन सिक्योरिटीज। ओके, तो इस तरह से आरबीआई जो है वो मेन सप्लायर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमर्शियल बैंक्स। अब ये कमर्शियल बैंक्स का काम क्या है? कमर्शियल बैंक्स आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स, दे आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। ऑल्दो दे आर नॉट अथोराइज्ड टू इशू करेंसी, हालांकि उनके पास कोई ऐसे अथोराइजेशन नहीं है कि वो करेंसी प्रिंट कर सके, इशू कर सके, बट दे आर सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। लेकिन फिर भी ये मनी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, मनी की सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, दैट इज वाई इनको मनी सप्लाई में काउंट किया जाता है। कैसे? पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर उसी में से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, लेंडिंग मनी। तो कमर्शियल बैंक एक तरह से सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है। और लास्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा कुछ गिवन नहीं है, बस गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी इशू करने का फरमान जारी कर सकती है, फरमान। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ मनी। अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने बार्टर सिस्टम पढ़ा था ना, उनको मनी के फंक्शंस इजीली लर्न हो जाएंगे। बार्टर सिस्टम को क्यों रिमूव किया गया था? क्योंकि मनी के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बार्टर सिस्टम में नहीं थे, या फिर ये कह लीजिए बार्टर सिस्टम में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो मनी के आ जाने पर खत्म हो गए, दैट इज वाई मनी की इन्वेंशन की गई। तो व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनी के दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपको वैसे ही बताना होगा, ये नहीं कि फंक्शन मिक्स कर दिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले मनी की इन्वेंशन क्यों की गई? ताकि मनी को हम यूज कर सके एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी सेपरेट हो जाए, हमारी बाइंग और सेलिंग सेपरेट हो जाए। सेपरेट हो जाने का मतलब है कि जब हम खरीदने जाएं तभी हमें कोई चीज बेचनी पड़े, ऐसा ना हो, क्योंकि बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था। मनी को एक कॉमन एक्सेप्टेबल वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाए ताकि हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप कर सकें, लोगों को अपनी एक्सपेंशन करनी पड़े बाइंग और सेलिंग करने की। तो मेन फंक्शन क्या है? इट विल वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज, ये कह लीजिए। सेकेंड इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? अ कॉमन यूनिट वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि करेंसी की ना, मतलब जो भी हम बाय और सेल करते थे, एक्सचेंज करते थे,
कोई कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं होती थी, तो पता नहीं चल पाता था कि कौन सी चीज महंगी है, कौन सी सस्ती है। कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो जाते थे जिसमें किसी एक को बेनिफिट, किसी एक को नुकसान। मैंने कार के बदले में आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले ली, क्यों? क्योंकि आपको कार पसंद थी, आपको ट्रैवल करना पसंद था। मेरे को प्रॉपर्टी पसंद थी क्योंकि मेरे को एक जगह ठहर के रहना पसंद था। तो एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट फील हुई और हमने एक्सचेंज कर लिया। लेकिन इसमें किसको बेनिफिट हुआ, किसको लॉस हुआ नहीं पता, लेकिन अब पता है। तो मनी का सेकंड फंक्शन क्या है? कॉमन यूनिट वैल्यू। कॉमन यूनिट वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? बार्टर सिस्टम में हम डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे, इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट नहीं कर सकते थे। जो भी हमें पेमेंट करनी थी ऑन द स्पॉट एक्सचेंज करना पड़ता था। तो अब डेफर्ड पेमेंट अवेलेबल है। हम हायर परचेज कर सकते हैं, आपको पता है ना। हायर परचेज का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते रहना, तब तक के लिए आप गुड्स भी यूज कर सकते हैं और पेमेंट साइड बाय साइड चलती रहेंगी। डेफर्ड पेमेंट्स सेकेंडरी फंक्शन। और क्या फंक्शन है? स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब है कि बार्टर सिस्टम में हम किसी चीज को स्टोर करते थे ना, उसकी स्टोरेज कॉस्ट हमें देनी पड़ती थी और पड़ा पड़ा नुकसान भी हो सकता है। ट्रांसफर करने के टाइम पर भी हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाने के लिए। लेकिन मनी में ऐसा नहीं है। तो मनी का फंक्शन क्या है? हम इसकी वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट वैल्यू, और हम इसकी वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, और ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो ये मनी के मेन फंक्शंस हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, मनी की इन्वेंशन इसलिए की गई ताकि जो इन्वेंशन करने से एक कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी आएगी ना, उससे हमारी एक्सचेंज की वैल्यूज बढ़ेंगी, यानी नंबर ऑफ एक्सचेंज हमारा बढ़ेगा, बाइंग और सेलिंग इंक्रीज होगी। बाय करने के लिए सेलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सेल करने के लिए बायर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बंदे जिनको एक दूसरे का सामान चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। आपको पसंद है, सामने वाला बेचने के लिए तैयार है, आपके पास कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मनी है, दो और सामान लो। तो एज देयर इज नो नीड टू मैच द वांट्स ऑफ डिफरेंट पर्संस टू एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मनी, एनीवन कैन परचेज एनीथिंग। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हम मनी की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कम भी नहीं होगी। इंस्टेड अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो उसकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ती रहेगी। विदाउट लूजिंग द फ्यूचर वैल्यू हम अपनी मनी को स्टोर कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम ये थोड़ा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि अगर हम स्टोर करते तो खराब हो सकता था, नुकसान हो सकता था। तो क्या कह रहे हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू में हमारे पास लिखा है इन्वेंशन ऑफ मनी ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरिंग द मनी वैल्यू फॉर फ्यूचर पर्पस। स्टोरिंग द मनी वैल्यू फॉर फ्यूचर will act as a savings which will be helpful for the future. Uncertainties storing money value does not reduces the value of money. सबसे इंपॉर्टेंट, इससे मनी की वैल्यू रिड्यूस नहीं होती थी। ओके, मनी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती थी, जितनी वैल्यू है उतनी ही मेंटेन रहेगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हम मनी की वैल्यू को मेजर कर सकते थे यूनिट्स में, 10,000, 20,000, 10 लाख, 15,000। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। तो another function or importance of money is through the invention of money we are capable to measure the value of the things which we are exchanging। जो हम बदल रहे हैं उसकी वैल्यू का पता लगाना इजी हो गया था। मनी will also act as a measure to calculate value of any product। with the help of common value we can easily calculate the exchange value of product, that is price of the product। Anyone can easily ascertain the value needed to be sacrificed to gain the satisfaction of a particular product। A car is valued at rupees 10,000 is an outcome of invention of money। हम कार की वैल्यू का पता लगा पा रहे हैं कैसे? मनी की इन्वेंशन से। चलिए लास्ट हमारे पास आता है
स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया था बार्टर सिस्टम में इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना मुश्किल था, लेकिन मनी के इन्वेंशन के बाद हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। अभी डाउन पेमेंट करो, बाकी का पैसा बाद में। तो बार्टर सिस्टम हटाने का और मनी सिस्टम के लेके आने का बेनिफिट है ये। डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। Invention of money also helps in higher purchasing, under which payment for a particular product is done in installments. So another function of money is providing the standard for future payments. हम फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं विद प्रिंसिपल अमाउंट, विद इंटरेस्ट अमाउंट, विद डाउन पेमेंट। ये अनदर फंक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।